of n particle system. सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम। तो देखिएगा इसमें क्या है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 m3 till mn and position vectors r1 r2 r3 till rn related to the origin O as shown. The total mass of the system is m1 plus m2 plus m3 till mn। ठीक है, तो हमने जैसे कल 2 पार्टिकल लिए थे, तो आज 2 पार्टिकल ना लेकर हम n पार्टिकल्स ले रहे हैं। ठीक है, अब उसको दिखाएंगे कैसे। अब एक काम इसमें करेंगे कि हमने जैसे कल करा था, तो हमने ना ये लिया था x और y एक्सेस के ही टर्म्स में लिया था, सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिया था। इस बार जो है हम z कोऑर्डिनेट भी ले लेंगे, मतलब अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम है तो उसमें कैसे होगा वो भी हम करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमने x एक्सेस y एक्सेस और z एक्सेस ऐसे बना लिया। ये हो गया y एक्सेस, ये x एक्सेस और ये z एक्सेस, तो x y और z ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा कि हमने कहा कि कोई भी एक सिस्टम है, वो सिस्टम कुछ भी है, किसी भी शेप का, मान लीजिए ऐसा है। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं? m पार्टिकल्स हैं। तो हमने ये कहा कि एक पार्टिकल तो यहाँ पर लोकेटेड है m1, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करा, तो जो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया वो आ गया r1 वेक्टर। इसी तरीके से एक m2 ले लो, m1 हो गया। इसी तरीके से एक m2 ले लो, बस दबा दो उसको, बंद हो जाएगा। अरे हो जाएगा, दबाओ तो उसी बंद हो जाएगा, दबाओ, सीधा दबा दो ऐसे, अरे जोर से, हाँ बस हो गया। इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हो गया r2 वेक्टर। और इसी तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हमने कहा कि यहाँ पर एक nth पार्टिकल है, उसका मास हमने mn ले लिया, इसको बोल दिया rn वेक्टर। वही इसको बंद कराते, खुला छोड़ा, दबा दो उसको, वो खुल जाएगा, दबा दो उसको, आवाज आएगी क्लिक से, बंद है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने ये कहा कि ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है C, वो यहाँ पर कहीं है। अच्छा, अब अगर इसको ज्वाइन कर दिया हमने ओरिजिन से, तो जो इसका पोजीशन वेक्टर है उसको हमने बोल दिया RCM वेक्टर। ठीक है, हमने 2 पार्टिकल का सिस्टम लिया था और 2 पार्टिकल के सिस्टम में हमने ऐसे ही करा था। ठीक, तो अब हमारे पास ये एक जो ये अजीब सी शेप की जो भी चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और उनके अंदर हमने कहा कि उन सारे पार्टिकल्स का जो मास है वो हमने ले लिया m1 m2 m3 m4, ऐसे करते करते हम mm तक पहुंच गए। ठीक है, तो हमने ये कहा कि उनको सबको तो दिखा नहीं सकते यहाँ पर, तो हमने कहा चलो m1 m2 और mn 3 पार्टिकल्स हमने दिखा दिए। तो इन सारे के सारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है, हमने मान लिया कि उसका सारा का सारा मास यहाँ पर कंसनट्रेटेड है। तो जहाँ पर सारा का सारा मास कंसनट्रेटेड होता है, उसी पॉइंट को हम बोल देते हैं कि वही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, जैसे मैंने एक डिस्क का एग्जांपल लिया था कि फ्लाइंग डिस्क जो होती है उसका सारा सेंटर उसके सेंटर पर होता है, सेंटर ऑफ मास, सारा का सारा मास सेंटर पर कंसनट्रेटेड होता है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर ये बोला कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज टोटल मास of the system is m1 plus m2 plus m3 plus dot till mn। जी बताओ सेंटर ऑफ मास किस में हो सकता है? बताओ। चलिए, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो कैपिटल है। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास जो है वो अपना कैपिटल M के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखिए यहाँ पर है
अगला देखिएगा, द पोजीशन वेक्टर RCM वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास C कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रोडक्ट्स M1 R1 वेक्टर M2 R2 वेक्टर टिल Mn Rn वेक्टर एंड डिवाइडेड इट बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो जैसे हमने कल निकाला था सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल्स का, तो हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, तो हम जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा RCM वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का कैपिटल R का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अच्छा, तो मतलब पोजीशन वेक्टर तो सभी को पता है ना कि ओरिजिन से कोई भी चीज़ कितनी दूरी पर लोकेटेड है तो वो उसका पोजीशन वेक्टर बताता है, ठीक है। तो इसको मैंने कैपिटल R बोल दिया, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो ये कैसे बताएंगे हम कि पहले पार्टिकल का मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर M1 R1 वेक्टर, दूसरे पार्टिकल का मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर तो M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल Mn Rn वेक्टर और अपॉन टोटल मास यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 Mn, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल मास हो गया। और इसी चीज़ को और कैसे लिखा जा सकता है, और RCM वेक्टर इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, समेशन मतलब ये सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, और क्या है यहाँ पर M1 R1 फिर M2 R2 फिर M3 R3, तो सब्सक्रिप्ट जो है वो बार बार चेंज हो रहा है और 1 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच रहा है, M तक पहुँच रहा है। तो MI RI वेक्टर MI RI वेक्टर अपॉन तो ये टोटल मास है, टोटल मास तो कैपिटल M के इक्वल है ना, टोटल मास क्या हो गया वो कैपिटल M के इक्वल है, तो ये कैपिटल M M1 प्लस M2 प्लस M3 ये कैपिटल M के इक्वल है। नेक्स्ट पेज पर आइए। सो RCM वेक्टर इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल बीइंग प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो हर एक पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होगा। हर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन देखिए, ये पहले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है तो उसमें मास आ रहा है ना, तो वो अपने मास के प्रोपोर्शनल है। दूसरे पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन तो उसमें भी मास आ रहा है, तो ये मास के प्रोपोर्शनल है, मास मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम कहते हैं उसके प्रोपोर्शनल है, और डिवाइड है अगर तो हम बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यही जो RCM है, ये जो RCM है ये हमने जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन निकाला है, ये RCM वाला, चाहे ये बोलो थोड़ा उसको हमने समेशन की फॉर्म में लिख दिया, ऐसे छोटा करके लिख दिया। अच्छा, अब इसको अगर अलग अलग कॉम्पोनेंट्स यानी कि X, Y और Z की फॉर्म में लिखोगे तो वो कैसे आएगा, XCM X हमने कहा सो RCM वेक्टर इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक जो पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया, और वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, वेट मतलब हर एक में उसका हमने मास भी मल्टीप्लाई करा है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा कि हर एक पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें उसका मास मल्टीप्लाई करा, दूसरा पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर उसमें उसका मास मल्टीप्लाई करा, तीसरे का पोजीशन वेक्टर उसमें उसका मास मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा वेटेड सब हो गया। और अगर उसको टोटल मास से डिवाइड कर दिया तो वो वेटेड एवरेज हो गया उसका। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, आ रहा होगा जी, मैं 4:30 बजे छोड़ दिया था, होगा रास्ते में। हाँ जी हाँ जी, आता ही होगा, हाँ जी। अच्छा, तो वेटेड एवरेज का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, तो अब उसके बाद ये है द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल बीइंग प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो हर एक पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो खुद के ही मास के प्रोपोर्शनल है। तो हर पार्टिकल में मास भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हर पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर में उसका मास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन, ये सेकंड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन, ये थर्ड का कंट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट पार्टिकल के कंट्रीब्यूशन में उसका मास आ रहा है, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट पार्टिकल का उसमें मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि मास इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डिवाइड में जा रहा होता तो हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बस ये 4 लाइन का मतलब यही है। उसके बाद देखिए XCM जो है, XCM को हम क्या लिख सकते हैं, M1X1 प्लस M2X2 प्लस डॉट 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 टिल MnXn अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 टिल m। इसी तरह से सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, m1/1 प्लस m2/2 प्लस डॉट 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 टिल mn/n अपॉन m1 प्लस m2 टिल mn। फिर है ZCM 1Z1 प्लस m2Z2 प्लस डॉट 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 टिल mnZn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 टिल mn। ठीक है ना, ये हमारे अलग अलग इसके x y और z कोऑर्डिनेट्स हो गए, अगर x y z कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में निकालना है तो। ठीक है, अच्छा डेरिवेशन अगर आएगा तो ये सब कुछ करके दिखा देना है, ठीक है, सब कुछ अलग अलग करके दिखा देना, आसान ही है, एक ही चीज़ को घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से लिखना। उसके बाद देखिए, अब हम ये कहते हैं कि इफ़ f1 वेक्टर, f2 वेक्टर, f3 वेक्टर एंड fn वेक्टर be the external forces acting on the particles of masses m1, m2, m3 till mn respectively, and ACM vector is the acceleration of the center of mass of the system, then the motion of the center of mass is governed by the equation। तो आप लोगों की रात की कल की छुट्टी है, परसों की? परसों की छुट्टी है स्कूल की, प्रॉपर आ गया ये नोटिस हमारे भी। अच्छा, दोनों ही दिन की छुट्टी कर दी स्कूल वालों ने, ये बड़ा अच्छा स्कूल है। हमारी कल की ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब जगह 31 की है, हमारे 2 दिन का। अच्छा चलिए, तो हम ये कहेंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है किसी भी सिस्टम पर, तो हम ये बोलते हैं कि उसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने कहा पूरे सिस्टम का मास कैपिटल है, और पूरा ही जो सिस्टम है उसका मास हम ये मानते हैं कि कहाँ पर कंसनट्रेटेड होता है, सारा मास ये मान लिया जाता है कि उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसनट्रेटेड है, तो एक्सेलरेशन उसके सेंटर ऑफ मास का देखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m इनटू ACM इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर, और उस सिस्टम पर लगने वाली सारी फोर्सेस कितनी हो गई, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 टिल Fn। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 टिल Fn, ये हो गया। तो m इंटू ACM इज इक्वल टू F टोटल। ठीक है, तो टोटल फोर्स जो है तो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो सारा का सारा मास पूरे के पूरे सिस्टम का, आगे जो भी है, मान लीजिए ये कोई आलू है, ठीक है, तो उस आलू का पूरा मास। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई वो जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है, तो हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन बस इसी पार्टिकल का निकाल लो, सेंटर ऑफ मास पर जो पार्टिकल रखा है बस उसी का एक्सेलरेशन निकाल लो, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो आलू है उसका एक्सेलरेशन वही होगा, तो वो उसका एक्सेलरेशन हो गया। उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस हम कह रहे हैं कि इस पार्टिकल पर कोई फोर्स लग रही है बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स, इस पर कोई और, इस पर कोई और, इस पर कोई और, तो हम ये कहेंगे सारी फोर्सेस का सम वो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन के तो इक्वल होगा। तो m इंटू ए इज इक्वल टू एफ टोटल। ये CM सिर्फ इस वजह से आया क्योंकि हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, और उन सारे पार्टिकल्स का मास ये माना जाता है कि सेंटर ऑफ मास पर कंसनट्रेटेड है। इस वजह से हम यहाँ पर ए के साथ CM लगा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो अब तक तो F इज इक्वल टू m ही पढ़ा है ना, इस वजह से ए के साथ नीचे CM लगा रहे हैं। Where F2 is the vector sum of all the external forces acting on the system। नीचे आ जाइए पेज नंबर 8 पर, बिल्कुल नीचे। इक्वेशन 3 shows that the center of mass of the system moves as if the entire mass of the system is concentrated at this point and the total external force acts on this point। तो ये माना जाता है कि टोटल फोर्स जो है वो इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। जैसे हमने कहा ना कि कोई बॉक्स रखा है हमारे पास, हम उस बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स कहाँ पर लगती है, वो उसके सेंटर ऑफ मास पर लगती है। कभी भी आप देखना, जब हमने बॉक्स भी कोई लिया और उसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि उसका जो वेट है, उसके वेट को कभी भी आप ऐसे नहीं करते कि यहाँ पर है, आप उसका वेट यहाँ पर लेते हैं, जो आपको दिखाई देता है कि हाँ इस बॉडी का सेंटर नज़र आ रहा है।
तो आप वहाँ से ही एम जी लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो वेट है, वेट भी फोर्स होता है एम इंटू जी, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं जितना भी फोर्स है वो सारा सेंटर ऑफ मास पर ही एक्ट करता है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। पेज नंबर 9 पर आ जाइए। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन मतलब सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या इनमें कुछ रिलेशन है, तो वो देखते हैं। इसमें देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सीएम, सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सीएम इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर कभी भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते किसी भी सिस्टम पर, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए सपोज एन एक्सटर्नल फोर्स F टोड acts on a system of mass m and produces an acceleration ACM in its center of mass। ठीक है, पेज नंबर 9 पर है, टॉपिक है velocity of CM is constant in the absence of external force। ये रिलेशन हमने अभी अभी देखा, इसको ऐसे लिखेंगे कि F टू टोटल फोर्स मास AC, AC मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास in the absence of any external force। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका टोटल जीरो हो गया, जीरो हो गया तो इसका मतलब m इंटू ACM इज इक्वल टू जीरो। ACM इज इक्वल टू जीरो अपॉन मास, जीरो अपॉन एनीथिंग कांस्टेंट, वो जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, d बाई डी टी ऑफ DCM। भाई अगर डी बाई डी टी वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ VCM इज इक्वल टू जीरो अपॉन एम, जीरो अपॉन एम यानी कि जीरो। अच्छा आप ये बताइए कि किसका डिफरेंशियल जीरो होता है, कांस्टेंट का। तो इसका मतलब कि हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल निकाल रहे हैं तो वो जीरो आ रहा है, तो वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एज द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, सो VCM इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट इम्प्लाइज दैट VCM इज कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। आगे चलते हैं। Where VCM is the velocity of the center of mass, hence in the absence of any external force, the center of mass of system moves to the uniform velocity. This is called Newton's first law of motion। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं, था ना कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई ही नहीं है, तो इसका मतलब ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है। ठीक है, कि बॉडी जिस स्टेट में उसी में रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर वो रेस्ट में है यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो है तो वेलोसिटी जीरो की जीरो ही बनी रहेगी। अगर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड ही बनी रहेगी, उतनी ही स्पीड से वो चलती रहेगी। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी इंस्टेंट t, किसी भी इंस्टेंट t पर किसी बॉडी का पोजीशन वेक्टर कैसे डिटरमिन करा जाता है, एक लाइन में समझिएगा, r CM वेक्टर और ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं t, ब्रैकेट में t लिख रहे हैं इज इक्वल टू r
RCM वेक्टर 0, 0 का मतलब क्या है कि जब टाइम 0 था, यानी कि इनिशियली जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, एक तो ये, और प्लस VCM इंटू टी। जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन बेसिकली यही तो है कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, और पोजीशन कहाँ से किसके रिस्पेक्ट में पता चलती है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये ओरिजिन से कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है, तो यानी कि एक तरह से वो क्या हो गया, ओरिजिन से उसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। पोजीशन वेक्टर से एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा, वेलोसिटी में टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है ना। ये हो गया। और ये क्या है, ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, कि इनिशियल पोजीशन क्या है। तो इनिशियल पोजीशन कुछ भी होगी, अगर मान लीजिए हमने कहा कि इनिशियली भाई वो ओरिजिन पर नहीं था, इनिशियली वो 2 मीटर वाले मार्क पर था, ठीक है, और फाइनली वो कहाँ पहुँच गया, हम ये कहेंगे 5 मीटर वाले मार्क पर, तो हम ये कहेंगे वो 2 मीटर वाले जो पोजीशन है उसकी वो भी मेंशन करिए, और फाइनल वाली पोजीशन है वो भी मेंशन करिए, ठीक है। तो इस वजह से दोनों को ऐड करके दिखा, क्लियर है। अब देखिएगा, अब इसमें बात करेंगे, ये तो वेलोसिटी की बात पता चल गई कि अगर हमारा एक्सेलरेशन एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ masses m1 m2 m3 till mn. Suppose the forces f1 f2 f3 till fn exerted on them produce accelerations a1 a2 a3 till an respectively in the absence of any external force f2 is equal to 0. तो ये कर रहे हैं हम कंजर्वेशन of linear momentum. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसमें देखिएगा लीनियर मोमेंटम में कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स का जो टोटल है वो कितना हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, इसको जरा एक्सपेंड करिए, ये क्या हो गया, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, और चलते चलते Fn वेक्टर तक इज इक्वल टू 0। अब इन सब की वैल्यू लिखिए, F1 क्या हो जाएगा, m1 इंटू a1, तो इसको लिखेंगे m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर, और टिल mn an वेक्टर, mn an वेक्टर इज इक्वल टू 0। m1 और a1 क्या है, dv1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 dv2 वेक्टर बाई dt प्लस m3 dv3 वेक्टर बाई dt प्लस mn प्लस mn dvn वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करें, यहाँ से हम ये जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट बाहर निकला हुआ है तो उस कांस्टेंट को मैं डेरिवेटिव के अंदर ले जा सकता हूँ। जब डेरिवेटिव के बाहर ले आते हैं कांस्टेंट को तो अंदर भी ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ m1 v1 वेक्टर डी बाई डी टी ऑफ m1 v1 वेक्टर प्लस डी बाई डी टी ऑफ m2 v2 वेक्टर प्लस डी बाई डी टी ऑफ m3 v3 वेक्टर प्लस डॉट 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 डी बाई डी टी ऑफ mn vn वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करिए, ये जो डी बाई डी टी है ये सभी में कॉमन ले लीजिए, डी बाई डी टी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा m1 v1 वेक्टर
ये m1 v1 वेक्टर छोड़ो ना, m1 v1 क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम, तो ये हो गया p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर टिल pn वेक्टर इज इक्वल टू 0। और फिर से वही कहानी है कि किसका डिफरेंशियल 0 होता है, कांस्टेंट का, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है p1 p2 p3 टिल pn, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही होगा। इट इंप्लाइज दैट p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस डॉट 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 pn वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर। अच्छा, अब ये जो है इस पूरे टर्म को, ये जो सारे के सारे मोमेंटम का जो सम है, इसको कैपिटल P वेक्टर बोल दिया। तो वही लास्ट में मेंशन कर रखा है, वेयर कैपिटल P वेक्टर इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। Hence, if no external force acts on a system, the total linear momentum of the system is conserved. This is called the law of conservation of linear momentum. ठीक है, तो law of conservation of linear momentum ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे भाई मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। ये अभी करवाता हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए जी। समझा नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल बॉडीज, ये बस मैं ऊपर से बता दूँगा, सिलेबस में नहीं। ना पानी रखा है ठंडा दे देता हूँ, जाए दो क्या क्या मैं भी डिस्कस कर लूँगा, बता दूँगा आपको कि क्या चीज़ है जो नहीं करनी है। इसमें हमने डिटेल में ना वो भी कर रखा है, ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस और मोमेंट ऑफ इनर्शियाज के डेरिवेशन वो कर रखे हैं। सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है नो डेरिवेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का कितना है, बस इतना याद करना है। उनके जो लंबे लंबे डेरिवेशन है वो नहीं करना है। तो ये जो इतना बड़ा चैप्टर दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं है, मैं भी जो सिलेबस में नहीं है चीज़ें वो कटवा दूँ, ठीक है। 1 मिनट वेट करें बस। अरे इसको रुको, इसको बात करते हैं, ये तरीके से सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास बिगड़ जाएगा। अच्छा, पानी पिघल आएगा तो फैट गिर सेंटर ऑफ मास दैट इज ये वाला बीबी आज तो क्या सिलाई इसके पास आप केमिस्ट्री ले क्या तो है बात ही है। क्या है? एक ट्रैकेट से होता है।
वो एस्ट्रेटिक्स का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ठीक है। और एक डब्बा 5 लीटर की दूरी पर बनाता है अच्छा ट्रक के ऊपर, तो बताने कितनी देर बाद वो ट्रक से नीचे गिरेगा। अच्छा फ्रिक्शन का ही है, फ्रिक्शन का ही है कि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, वो वाला मैं करवाऊँगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जैसे तुम्हारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला तुम्हारा एक दिन किसी दिन डाउट ही ले लूँगा। तो जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी रोटेशनल मोशन कई बच्चों के पेपर में आ रहा है, तो पहले मेरा टारगेट ये है, ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कब है तुम्हारा बता रहे थे? 8 ये आठ है। लास्ट में है उसमें रोटेशनल आ रहा है ना, सेंटर ऑफ मास तक आ रहा है। सेंटर मास तक आ रहा है, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा कब है एग्जाम? नहीं, हमारी छुट्टी नहीं होती। 26-27 तक है, करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे, मैं करवा दूंगा। तुम्हारा भी आ रहा है ना, बता दो ग्रेविटेशन, मेरे तो 8 को है। रोटेशनल आ रहा है, तो रोटेशनल तो हो ही जाएगा, मुझे तो ग्रेविटेशन भी कराना है, ठीक है ना, हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये जैसे हम टॉपिक्स कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी एक टॉपिक करा था हमने, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, तो वो तो हमने याद कर लिया, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख कर देख लिया, प्रैक्टिस कर ली, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से क्वेश्चन में उस चीज़ को हमको लिखना है। तो मैं क्वेश्चंस भी एक बार आपके साथ शेयर कर दूँगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ग्रेविटेशन में से भी हटा है बहुत सारा, ग्रेविटेशन में से भी काफ़ी। फ्लूइड्स तक आ रहा है। तुम्हारा तो बस तुम छोड़ो, ओवरएंड मॉलिक्यूल बना दिया उन्होंने तुम्हारा सारे बच्चों का, बस क्या बताऊँ, ओवरएंड पर्सन। वैसे कोवलेंट पर्सन भी होते हैं, कोवलेंट पर्सन, कोवलेंट वो होता है ना, वो जो शेयरिंग करता है ना, तो उसका एग्जांपल लेकर बताते होंगे कि वो ये दोस्ती है ना। और आयनिक में कहते हैं कि वो डोनेट कर देता है। अरे छोड़ो, अलग चले गए। केमिस्ट्री बता रहे, केमिस्ट्री को। चलिए जी, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय अच्छा, ये हमने करा कि एन पार्टिकल सिस्टम का जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर किस तरीके से, क्या फॉर्मूला होता है उसका। टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो टॉपिक तो ये है ना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब पेपर में ये थोड़ी कहेंगे कि भाई मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, है ना, एक्सप्लेन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये थोड़ी बताएंगे। तो इसका भी क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो जो भी थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस बताकर और ये भी समझा दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको इसमें कवर करना है। ठीक, चलिए जी, ये देखते हैं। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हमने ये कहा जो पोजीशन होता है ना सेंटर ऑफ मास का, वो है RCM वेक्टर। RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 टिल mn, ये हो गया। अच्छा, अगले स्टेप में वही काम, भाई ये जो पूरा जो इतना सारा जो मासेस हमने लिखे हैं स्प्लिटेड, इनको टोटल मास कैपिटल M के बराबर लिख दीजिए। तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर अपॉन कैपिटल M, ये हो गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा, तो ये क्या हो गया, d बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू t मतलब d बाई डी टी ऑफ RCM वेक्टर इज इक्वल टू
डी बाई डी टी ऑफ, जब डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ये जो m है मास है, टोटल मास वो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें तो 1 अपॉन m इंटू डी बाई डी टी ऑफ m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल mn rn वेक्टर, ये हो गया। ठीक है जी। इसके बाद देखिए कि डी बाई डी टी, इसको क्या बोल देंगे, पोजीशन का जब डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन इज जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा VCM वेक्टर, CM इज फॉर सेंटर ऑफ मास, मतलब वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ये जो 1 अपॉन m है, 1 अपॉन m को 1 अपॉन m ही रहने दो, और ये जो है इन टर्म्स को हम ऐसे लिख देंगे m1 डी बाई डी टी ऑफ r1 प्लस m2 डी बाई डी टी ऑफ r2 प्लस डॉट 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 mn डी बाई डी टी ऑफ rn, ये हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया VCM वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन m, ये हो गया m1, ये अगेन पोजीशन है, ये v1 वेक्टर हो गया, पोजीशन को जब डिफरेंशिएट करेंगे m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, भाई इसको कब करना है, मेरे को उधर दिक्कत होती है, एक नंबर बस मेरे से भी ज़्यादा ऑनलाइन वालों को होती है, पता है क्या होता है कि ये ना हिलने लगता है, इस वजह से, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो गर्मी तो लगती है थोड़ी। चलिए अब इसके बाद देखिए जैसे ही m1 v1 है, मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 v1 को क्या बोल देंगे, मोमेंटम p1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VCM वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन m p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस डॉट 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 pn वेक्टर, ठीक है। और इसको हमने बोल दिया टोटल लीनियर मोमेंटम, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है उसको हम कैपिटल P वेक्टर बोल चुके हैं, तो ये पूरा का पूरा कैपिटल P वेक्टर हो गया, तो VCM वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन m इनटू कैपिटल P वेक्टर, ठीक है। तो कैपिटल P वेक्टर इज इक्वल टू m इनटू VCM वेक्टर, ठीक। अच्छा, this equation shows that the total linear momentum of a system of particles is equal to the product of total mass of the system and the velocity of its center of mass, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि अगर हम वेलोसिटी निकालने की बात करते हैं तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, जो टोटल लीनियर मोमेंटम है उसको टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग ऐसा ही कुछ इससे पहले वाले डेरिवेशन में देखा था, लेकिन पहले वाले डेरिवेशन में हमने सिर्फ ये देखा था कि जो P वेक्टर है ये हमारा कांस्टेंट के इक्वल है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था वहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो इस तरह से निकाली जा सकती है कि मोमेंटम को आप मास से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, वो ये चीज़ है, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है। चलिए जी, एक क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म L shaped lamina, a thin plate with dimensions as shown in figure alongside. The mass of lamina is 3 kg. तो सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। लेमिना मतलब कोई भी, जैसे ये पेपर है ना, तो उसको मैं प्लेन लेमिना बोल रहा हूँ, प्लेन सरफेस को लेमिना बोल देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यहाँ पर दे रखी है,
गया वाई एक्सेस, ये हो गया एक्स एक्सेस। ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 और ये वाला पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,0। ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स 1,1। ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,1। ये है ई, इसके कोऑर्डिनेट्स 1,2 और ये है एफ, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,2। ठीक है, तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना। अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर होता, कोई रेक्टेंगल होता, तो स्क्वायर का मैं कहता कि भाई इसका आप डायगोनल बना दीजिए, जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, अगर रेक्टेंगल होता उसके भी डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ट्राइंगल होता तो हम ये कहते हैं कि तीनों मीडियन बना दो, तो तीनों मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, तो वो हो जाता सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर कैसे बताएं, तो एल शेप फिगर दे रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इन्होंने बोला है द मास ऑफ लैमिना इज 3 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये ना एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, तो ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तो अगर मान लीजिए पूरे का मास 3 किलोग्राम दे रखा है और लैमिना बोला है, तो लैमिना का मतलब क्या है कि जहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है मासेस का, जितने भी पार्टिकल से वो बना हुआ है तो उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि 1 kg का ये हो गया, 1 kg का ये हो गया और 1 kg का ये हो गया, तो तीनों 1 kg के हो गए। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है कि जैसे ये बोल रहे हैं तो मास ऑफ लैमिना 3 किलोग्राम और आंसर क्या दे रखा है सेंटर ऑफ मास का 5/6, 5/6 कैसे निकाला है वो, ये सोचिए। इसमें रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल हाँ ये भी लगाएंगे। एरिया नहीं निकालना है, हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी कि उसकी पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो पोजीशन किस तरह से निकाली जाएगी, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये काम करना है। तो अब सबसे पहले ये बोलेंगे XCM, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब ये जो 1 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम मैंने बोला कि ये वाला जो स्क्वायर है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना भाई, यहाँ से और यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया ना भाई। डी दे रखा है, डी का एक्स कोऑर्डिनेट 1 दे रखा है, तो इसका मतलब ये यहाँ तक 1 है। ठीक, और ये जो है ये भी 1 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ तक भी 1 है। तो ये 1 सेंटीमीटर के या मीटर के जो भी है यूनिट इन्होंने दे रखी है, तो वो हाँ सॉरी मीटर है, लेकिन यहाँ पर इसमें फिगर में आप देखिए ये ऊपर हमको 2 मीटर दे रखा है। तो ये 1 मीटर स्क्वायर का हर एक स्क्वायर बना हुआ है, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ही ब्रेथ, तो मतलब स्क्वायर है। अच्छा, तो आप ये देखिएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास, इसका पहले वाले मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, 0.5 पर, 0.5 मतलब 1/2, तो m1x1, तो इसका मास कितना 1 किलोग्राम, तो 1 और पोजीशन x वाली पोजीशन बता ली क्योंकि मैं अभी x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, तो x वाला कितना हो गया 1/2 आधा। ठीक है, तो 1/2 प्लस m2, अब इस वाले को m2 मान लो, तो इस वाले का पोजीशन बता दो जरा क्या होगा 1.5 मतलब 3/2 और मास कितना हो गया, पूरा का पूरा मास जो है, जैसे कोई भी सिमेट्रिकल फिगर है तो सिमेट्रिकल फिगर में पूरा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है ना, सेंटर पर। ठीक, तो सेंटर पर सारा मास कंसंट्रेटेड है, तो मैंने उसी की पोजीशन निकाली, वो कितनी होगी 1 तो ये और आधा ये 1.5 यानी कि 3/2, तो 1 × 3/2, तो m2 × x2 हो गया
अभी बताता हूँ दोबारा। हम कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इस तरह से करते हैं ना। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि ये जो पूरा का पूरा लेमिना दे रखा है इसको 3 पार्टिकल्स में हमने डिवाइड कर दिया। एक पार्टिकल 1 किलो का ये, 1 किलो का ये, 1 किलो का ये, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिखाई भी दे रहा है तीनों स्क्वायर है और लेमिना दे रखा है। लेमिना मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। तो हम ये कहेंगे कि स्क्वायर का सारा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड होगा। तो सेंटर कहाँ होगा, आधे डिस्टेंस पर ही तो होगा, ठीक है ना। तो हमने कहा कि इस वाले को, पहले वाले को m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया, इसको m3 मान लूँगा मैं। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम जो है उसकी पोजीशन कहाँ पर है, x वाली पोजीशन 0.5 पर, आधे पर, ठीक है। तो 1 इंटू 1/2 कर दिया, x1 क्या पोजीशन है। और ऐसे यहाँ का जो 1 किलोग्राम है उसकी पोजीशन कहाँ होगी 1.5 पर, तो 1 इंटू 3/2 कर दिया। ऐसे ही जो m3 है, m3 हमने इसको मान लिया, ये m3 हो गया, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। तो m3 जो है, m3 की भी x वाली पोजीशन तो 1/2 ही होगी, x वाली, क्योंकि मैं अभी x की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/2 और अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो गया। अब न्यूमरेटर में 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 अपॉन में 3, तो 3 को लिख दो 3/1। न्यूमरेटर में 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, तो 5/2 अपॉन 3/1। तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में, तो 5 इंटू 1, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो 2 इंटू 3। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का 5/6। समझ गए होंगे। वही सेम काम आपको y के लिए करना है। तो y में क्या करेंगे, YCM इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब m1 कितना है, वही पहला वाला जो टुकड़ा है, कितना लिया 1 किलोग्राम का, तो 1 इंटू y1 कितना है, y1 मतलब मुझे ये बताना है कि अब यहाँ y में कहाँ तक जाएगा आधा डिस्टेंस, तो 0.5 मतलब 1/2 प्लस m2 ये है, तो इसका भी y वाला डिस्टेंस 1/2 ही होगा, तो 1 इंटू 1/2 प्लस m3 हमारा 1 किलोग्राम है और y3 वाला यहाँ वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 तो ये है ही, 1.5 यानी कि 3/2। सेम आ गया ना जैसा x वाला था, ठीक। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 अपॉन 3, तो 5/2 अपॉन 3/1, तो क्या हो गया ये भी 5/6, ठीक है। तो अब जैसे हमसे ये पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास वेक्टर लगाकर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/6, 5/6। एक तरीका ये है लिखने का, ठीक है। एक और तरीका होता है, हम x और y की निकाल रहे हैं, z नहीं लिया है ना, तो दूसरा तरीका ये भी होता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/6 i कैप प्लस 5/6 j कैप। एक ये तरीका भी, ठीक है। कॉमा करके लिख दो या i कैप j कैप की तरह से लिख दो, दोनों तरीके से ठीक है, ठीक है जी। इतना करिए, बाकी अगली क्लास में कराते हैं। सेंटर ऑफ मास यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन है रोटेशनल बॉडीज। इसके क्वेश्चंस में डिस्कस कर लूँगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते कैसे। देखिए कुछ चेंज हुआ तो बता दूंगा, लेकिन मतलब 99.9% यही है कि मैं परसों की छुट्टी करूँगा, बाकी की कल आपकी रेगुलर क्लास होगी अपने टाइम पर, ठीक है। चलिए जी, ओके।